तो हेलो मेरे यारों, डेमोनिक कल्ट के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन ने सीधे तौर पर कैप्टन कांग के टीम में जाने से मना कर दिया और कैप्टन सियोल के साथ उनके टीम में शामिल हो गया था। और अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं जो इन चीज़ों को याद करते हुए वह गुस्से में कर रहा था, उस घटना को याद करके मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वह यहाँ पर इसे ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था हरे बाल को, और अपने मन में कहता है कि जब से वह यहाँ पर बॉर्डर एरिया में शामिल हुआ है, उसके बाद से उसका जो यहाँ पर प्रदर्शन है, मतलब कि इम्पैक्ट, वह काफ़ी अच्छा लोगों पर पड़ रहा है। उसने हाल में ही काफ़ी कुछ शानदार और इम्प्रेसिव काम किए हैं। मैं उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने मेरे टीम को चुना नहीं। मुझे उसे हर हाल में उस वक्त ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अंडर ले लेना चाहिए था। उसने यहाँ पर डियान केंग फैमिली के उत्तराधिकारी होने वाले लीडर की बात को ठुकराया है, मेरी टीम में शामिल नहीं हुआ है, उसे पछताना पड़ेगा। और वो पलट कर जाते हुए कहता है कि मैं उसे अपने डियान केंग फैक्शन की पावर ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे जाते हुए देखिए हरे बाल जो उसे ग्रीट कर रहा होता है, और तभी इस तक आवाज़ आती है कि तुम्हें उसे सबक सिखाना है ना? तो यह कहता है जी हाँ, चिंता मत कीजिए। और वो अपने मन में कह रहा होता है वह तो निश्चित तौर पर मारा जाएगा। जिसने मेरा अपमान किया है उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मुझे। तभी उस ओर से आवाज़ आती है, हाउएवर जो भी हो, लेकिन तुम उसे जान से मत मारना, है ना? उसे सिर्फ अपंग करना। तो ये सुनकर वह कहता है क्या क्या कह रहे हैं आप? तो वह कहता है कि और क्या क्या तुम इस चीज़ को सुनकर हैरान हो? क्या तुम यहाँ पर उसे जान से मारने का इरादा रखते हो? हमारे खिलाफ लड़ाई में अपना दोस्त मारा नहीं जाना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से हो जो तुम उसे जान से मारकर अपना ही पावर कम करना चाहोगे? तो ये सुनकर वह कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उसे बस सबक सिखाना चाहता हूँ, उसे जान से नहीं मारूंगा। और हम देखते हैं वो उसे धमकी देने के लिए अपनी एनर्जी भी रिलीज करता है कि साले अपने ही हाथ काटेगा तो डिमोनिक कल्ट से कौन लड़ेगा? इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उल्टा पल्टा मत करना। और इस तक वह कहता भी है, मैं जानता हूँ जो कि तुम एक हरामी हो और साथ में यहाँ पर कमीने भी, लेकिन तुम यहाँ पर अपने मिशन में साथ देने वाले साथी को बिल्कुल भी मार नहीं सकते हो। इस चीज़ को भूलना मत, तुम्हें यहाँ के रूल्स मालूम है ना? तो वह डरते हुए कह रहा था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वह अपने ओहरे को दिखाते हुए कहता है कि हमें अपने ग्रुप के जितने भी निचले दर्जे पर लोग हैं, चाहे वह ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो, जो भी हमारे साथ शामिल होकर उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना है, ना कि उन्हें ख़त्म करना है। उसने यहाँ पर जो काम किया है उसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जिसके लिए तुम उसे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो, समझे ना? इससे ज़्यादा कुछ मत करना। तो वह कह रहा होता हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वह भी यहाँ पर मतलब कि अपने मन में गुस्से में थोड़ा सा चिढ़ता सा फेस दिखा रहा होता है कि हाँ उसे भी गुस्सा तो है, लेकिन वो जान से नहीं मार सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अभी हम यहाँ प्रेजेंट रूम में सीन देखते हैं मिस सेओ का, जो घूर कर देखते हुए कह रही होती है कि मेरी आंखों में देखो ना सीधे, आखिरकार तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे हो? और हम देखते हैं इसके सामने कैप्टन बैठे हुए होते हैं जो शर्म के मारे यहाँ पर आंखें छुपा रहे होते हैं, क्योंकि इसे लड़कियों से बात करने की दिक्कत है कि बात नहीं कर पाता है। और यहाँ मिस सेयो कहती है कि जिस तरह से वह अपनी आंखें छुपा रहा है, इससे मुझे यकीन है कि यह किसी भी तरीके से दूसरों के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वह जो ब्लड कल्ट वाले लोग हैं वे लोग तो दूसरे के माइंड को ही कंट्रोल कर लेते हैं, स्पिरिट को। तो वहाँ पर आवाज़ आती है हाँ हाँ हमेशा से ही कैप्टन ऐसे ही रहे हैं। और यहाँ बी कह रहा होता है कि स्वॉर्ड लीडर, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल पाने में मदद मिल सकती है यदि आप उन स्पिरिट्स के काबू में आ जाते हैं? क्योंकि आप तो उनके बिना काबू में आए ही अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। आपकी आखिरकार होने कभी ना कभी तो आपकी शादी भी होगी, तो फिर आप अपनी वाइफ से कैसे इस तरीके से आँखें चुराएँगे? आपको महिलाओं के बीच थोड़ा-सा तो प्रदर्शन दिखाना चाहिए अपना। अपने आप को और अपने मन को कंट्रोल कीजिए। और वो कह रहा होता है कि मुझे देखिए, मुझे कई सारी लड़कियों से बात करने का एक्सपीरियंस है। मैं कभी नहीं घबराता इतना, मैं तो खुलेआम, खुले तौर पर बात करता हूँ और मेरा दिल करे तो उनके सामने अपने दिल की बातें भी ज़िक्र करता हूँ। और हम देखते हैं ऐसा इसको फेंकते हुए देख यहाँ जिन कहता है, "क्या सच में तू कह रहा है?" तो वो कहता है, "अरे यार बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी बात पे भरोसा नहीं है।" फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस सेयो जो है, वह यहाँ पर दूसरों की माइंड को चेक कर रही है कि कोई किसी स्पिरिट के कंट्रोल में तो नहीं है। इसलिए वो उनकी आँखों में देखकर उनका पता लगाती है। और हम देखते हैं वह बोल रही होती है, "ठीक है, अगली बारी तुम्हारी है बी, आओ और यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी आँखों को खोल के दिखाओ मुझे।" तो हम देखते हैं बी आकर बैठता है और यहाँ पर हमें जिन बता रहा होता है अभी वर्तमान में यहाँ पर लोगों की पुष्टि की जा रही है कि वह किसी भी तरीके से किसी भी जादू के कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि जो 10वीं कोर थी, 10वीं टीम थी, उसमें एक घटना घटित हुई। एक सदस्य किसी के जादू के वश में कंट्रोल पाया गया और वह उस कंट्रोल से बाहर नहीं निकला। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने का आदेश मिला है कि 13वीं कोर का कोई भी सदस्य जादू टोने के प्रभाव में ना आया हो। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। समय समय पर हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहते हैं जो डिमोनिक कल्ट से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए
हमें इसकी जाँच करनी पड़ती है। और या तो कुछ इस तरीके से है कि जो डिमोनिक बीस्ट जो आते हैं या उनसे भी भयानक है, क्योंकि वे आए तो उन्हें सीधे तौर पर मारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका भरोसेमंद साथी ही किसी और के कंट्रोल में है और उसे अपने हाथों से ही मारना पड़े, तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। और वह इस चीज़ों को सोचते हुए कहा होता है, डिमोनिक कल्ट के इस कंट्रोलिंग पावर को समाप्त करने का एक तरीका भी अभी तक नहीं मिला है मुझे। अभी एक तरीका तक नहीं मिला, ऐसा नहीं बोला, क्लियर क्लियर उसे बोला है कि समाप्त करने का एक तरीका, उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया है। और फिर बोलता है कि अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है कि यहाँ पर उसका कोई इलाज है या नहीं। और फिर हम देखते हैं मिस सेयो कहती है कि अब मेरी आँखों में सीधे देखो बी। बी कहता है हाँ, हाँ, देख रहा हूँ ना। और फिर हम देखते हैं वह उसे इस तरीके से देखते हुए देख कहती है कि आखिरकार क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा आँखों में देखो, सिर्फ़ एक झलक नहीं देखना है, लगातार देखना है ताकि मैं जाँच कर सकूँ। और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख, यहाँ पर जिन कहता है, क्या हुआ तेरी उस गड़बड़ान्वित वाली बातों का? तुम्हारा साहस कहाँ गया? तुम तो अभी बड़ी-बड़ी हाँ कहे थे। हम देखते हैं कैप्टन भी हँसते हुए कहता है, हाँ, हाँ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे चिढ़ाया था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे कुछ ख़ास अलग बीमारी नहीं है, सेम बीमारी है। तो बी कहता है कि अरे यार जो भी हो, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि मैं किसी भी तरीके के मैजिक के कंट्रोल में नहीं हूँ, किसी भी तरीके से पोजेस्ड नहीं हूँ। अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है स्वॉर्ड लीडर? हम देखते हैं सेओ जो होती है हँसते हुए कहती है कि हाँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि आप मेरी आँखों में नहीं देख पा रहे हैं, आँखें नहीं मिला पा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी के वैसे कंट्रोल में नहीं हैं। क्योंकि कोई किसी के कंट्रोल में है और उसे कुछ बोला जाए तो वह उसी तरीके से एक्ट करता है, उसी तरीके से वर्क करता है, इनके बीच में शामिल होने के लिए। तो बी यहाँ कहता है, नहीं, नहीं, मैंने अभी आपकी निगाहों में देखी थी। तो हम देखते हैं यहाँ सेव कहती है, हाँ, देखा था सिर्फ़ एक पल के लिए। और यहाँ बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रित किया जा रहा है या नहीं, इसका पता उसकी आँखों को देखकर लगाया जाता है। क्योंकि अगर कोई किसी के कंट्रोल में है, किसी से पोजेस्ड है, तो उसकी आँखों की जो नॉर्मल चमक होती है, वह उनके आँखों से गायब हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर उनकी पहचान की जाती है। और यहाँ पर महिलाओं को इन चीज़ों को कार्य सौंपा जाता है, क्योंकि जो महिला मेंबर होती है अपनी टीम की, वो अपने सदस्य के हर एक बर्ताव पर नज़र रखती है और उनमें हल्की-फुल्की भी चेंजेज़ हो, तो वो आसानी से उन्हें पहचान सकती है, पकड़ सकती है। इसलिए हर एक टीम में कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ होती ही हैं। और फिर हम देखते हैं मिस सेओ कहती है कि चलो स्वॉर्ड मैन जिन जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है। तो हम देखते हैं जिन यहाँ पर इसको इस तरीके से बुलाते हुए देख अपने छाती पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे वो उसकी आँखों को देखने का मौका मिलने वाला है? यह तो बहुत ही ज़्यादा काम का अपॉर्च्युनिटी है। अगर मैं चाहूँ तो यह काम पूरे दिन भर कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बी कह रहा होता है कि देखता हूँ अब तुझे कि तू कितना ज़्यादा मतलब कि ब्रेव है, कितना ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ लड़कियों से आँखें मिला सकता है। और यहाँ बे भी कह रहा होता है कि बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया प्रदर्शन करना। हम देखते हैं जिन जाकर उसके सामने बैठता है खुशी-खुशी और अपने मन में कहता है, क्या यार तुम लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हो गुड लक। उसकी आँखों में देखना, यह तो एक रेयर अपॉर्च्युनिटी है ना, मैं इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल करूँगा, इस अवसर का इस्तेमाल करूँगा उसके चेहरे को निहारने के लिए, जो हमेशा से मैं चाहता था। उसकी मासूम पिल्ले जैसी आँखें कितनी प्यारी हैं, उसकी मुस्कान इतनी समझदार भरी है कि ऐसा लगता है मानो आपको वह बता दे कि सब कुछ ठीक है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा चेहरा जो आपके टूटे हुए दिल को तुरंत ही भर दे, ना सेओ। और हम देखते हैं कि उसके इन चीज़ों को सोच-सोच कर चेहरा लाल हो चुका होता है और उसके उफ़ उफ़ करके पसीने छूट रहे होते हैं। तो उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं बी पहले हँसना चालू करता है, कहता है उसे देखो, यह किस तरह का इंसान है, इसका चेहरा इतना लाल कैसे हो सकता है? बी कहता है, अरे यार माफ़ कर देना जिन, मुझे तुझे गुड लक नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ कैप्टन भी उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, अरे यार, उसे देखो तो इतना ज़्यादा कैसे शर्मा सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस सेओ भी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी आँखें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारी हालत स्वॉर्ड लीडर से भी बदतर है और तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो। ये सुनकर जिन कहता है, अरे यार ये क्या हुआ? मेरी आँखों की जाँच नहीं होगी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? प्लीज़, प्लीज़ जाँच करो। नहीं मैं तो बस तो हम देखते हैं सेयो कहती है कि खुद पर दबाव मत डालो जिन, तुम्हें परेशान करने के लिए अब मुझे ही माफ़ी माँगनी चाहिए। तो जिन कह रहा था नहीं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे देखना था यार। और वह रोते हुए अपने मन में कहता है मुझे उसे जितना मन करे उतना निहारने का मौका मिल रहा था। और फिर तभी यहाँ पर अचानक से बी कहता है, लेकिन वाइस स्वॉर्ड लीडर, क्या आपने यहाँ पर मिस योन की आँखें जाँची हैं? उसकी और उसकी जाँच की है? तो हम देखते हैं जिन भी यहाँ पर मिस योन की ओर ही देख रहा होता है और अपने मन में कहता है हमने साथ में इतना समय बिताया है, फिर भी मैंने उसका पूरा चेहरा कभी नहीं देखा है। आखिरकार वह अपने चेहरों के पीछे क्या छिपाने की कोशिश कर रही। पिछली बार जब मैंने उसे पूछा था तो उसने सिर्फ बताया कि उसके वहाँ पर किसी प्रकार के निशान हैं जिसे वह दिखा नहीं सकती है, जिसकी वजह से वह उसे छिपाती है। अगर यह सच है तो मुझे लगता है कि उसे हम मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने चेहरे पर कट लगे निशान को दिखाने के लिए। लेकिन उसे इस तरीके से लगातार छुपाए रहना, कुछ तो बात है जो वह छुपा रही है। तभी हम देखते हैं मिस सेओ कहती है कि मैंने उसका चेहरा देखा, लेकिन उसके पास उसे छिपाने के अलावे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो वह कहता है अभी क्या ऐसा क्या है जो उसे वो छिपाना ही पड़ रहा है। तो वह बताती है अगर वह ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच जाएगा। तो जिन कहता है क्या हंगामा मच जाएगा? ऐसा क्या बात है भाई? फिर सेयोन जो होती है वह कैप्टन सेओल से कहती है कि मैंने सुना है कि इस बार जो स्पाइडर स्पिरिट थे वह बहुत कम नज़र आई हैं, उनकी बजाय पिनेकल लेवल के जो स्पिरिट थे वह ज़्यादा नज़र आए हैं। यह तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो कैप्टन कहता है धन्यवाद, लेकिन मैं सतर्क रहने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि जिनके द्वारा जो स्पाइडर स्पिरिट है ना वह लोअर लेवल के स्पिरिट्स हैं वह उतने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके हायर लेवल की होती है मिड रैंक के वह पिनिकल लेवल के वॉरियर्स के जितना ताकतवर होती है। लेकिन अगर एक स्पाइडर स्पिरिट एक बार जब 5 लोगों का खून पी लेती है तो वह अपने आप को इवॉल्व कर लेती है और उसकी जो समझ होती है और उसकी बॉडी के जो पावर होती है वह और भी अधिक बढ़ जाती है। वह एक पिनिकल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से आसानी से लड़ सकती है। इसके अलावा इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, दिमाग, वह इस तरीके से विकसित करती है जिस तरीके से इंसानों की। इसी वजह से वे लोग केवल इंसानों को ढूँढ कर मारना चाहते हैं। फिर जिन यहाँ पर इन 2 लड़कियों के पास आते हुए कहता है, तुम लोग दोनों यहाँ पर अभी क्या करने की प्लानिंग्स कर रही हो? क्या कुछ सोचा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पिंक बाल चुन होती है वह कहती है कि हम क्वार्टर के पास थोड़ी-सी घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो जिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वह हमें अपने मन में बताता है कि पिछले जन्म में जो चुन थी उसकी मृत्यु लगभग इसी समय के आस-पास हुई थी। लेकिन अब वह हमारी टीम में है और इसके साथ यहाँ पर मिस सेयो और योन दोनों ही शामिल हैं। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतने में क्या ही बुराई है। और जिन उससे कहता भी है कि जंगल जैसी किसी खतरनाक जगह पर अकेले मत जाना, ठीक है? और यहाँ पर कैप्टन अभी नहीं रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो उसे ऐसे चिंता करते हुए देख चुन कहती है कि चिंता मत करो जिन, तुम्हारा हमारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हम अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन को जो बाहर की ओर आ चुका होता है, कुछ समय बाद की सीन होती है। ये बंदे अपने बाहर में टहल रहे होते हैं क्वार्टर वगैरह में, तो वहाँ एक लड़की जो होती है वह किसी को खोजने के लिए इधर-उधर भटक रही होती है। फिर जिन उसे देखता है और वो कहता है कि वह आदमी आखिरकार कौन है? वह 4th टीम का वाइस कैप्टन नहीं जैसा लग रहा है, आखिरकार वह यहाँ पर क्या कर रही है? या तो श्रीमती माए कुछ करके नाम है इसका अजीबो-गरीब, वह है, वह किसी अपने नज़रों से किसी को ढूँढ रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और वह फिर याद करते हुए कुछ चीज़ें बताता है कि इससे पहले जो स्पाइडर स्पिरिट ने इसे मार डाला था, इसकी वजह से जो यून था वह 4th कैप्टन, वह पूरी तरह से टूट गया था इसकी मृत्यु होने की वजह से। शायद यह उसकी बहन वगैरह कुछ है, क्योंकि उसी के जैसा फेस मैच कर रहा है। और वह कहता है कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स ब्लड मीटिंग के बाद चिंतित हुए बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वह उसके सामने जाता है और कहता है आप किसे ढूँढ रही हैं मिस मैं? तो हम देखते हैं कि वह सोचते हुए बताती है कि हमारी टीम की एक मेंबर, उसका नाम सोन था, वह यहाँ पर मिल नहीं रही है। मैं उस पर नज़र रख रहा था क्योंकि वह हाल ही के घटनाओं में काफ़ी परेशान लग रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मिस है, मैं उसे खोज नहीं पा रही हूँ। तो वह जिन कहता है कि सोन को आप खोज रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे देखूँगा तो उसे ज़रूर बता दूँगा कि आप उसे ढूँढ रही हैं। तो वह कहती है धन्यवाद, और वह फिर उसे खोजने के लिए दूसरी ओर निकल जाती है। तभी जिन तक आवाज़ आती है कि जो सोन, यह तो वही लड़की है ना जिसने अपने मंगेतर को खो दिया है बॉर्डर लाइन पर, वहाँ फाइटिंग अचानक हुई थी और वह जो 7th मिसफॉर्च्यून्स थे उन्हीं के साथियों में से उनमें से किसी उसके मंगेतर को मार डाला। और बे बताता है कि मैंने सुना है कि तब से वह बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जिन कहता है क्या उसका मंगेतर मारा गया है? तो बी बताता है हाँ, यह सब तुम्हारे आने से ठीक 1 दिन पहले ही हुआ था। जो 7th जुड़वा मिसफॉर्च्यून्स थे, उनकी लड़ाई उनके खिलाफ चल रही थी, उस वक़्त वह मारा गया। तो साले वही जुड़वा थे इसीलिए एक जैसे दिख रहे थे। फिर बताता है कि वे एक-दूसरे के बहुत करीब थे और इसकी वजह से वह उसे खोने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब कि निराश हो गई है। मैं यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बॉर्डरलैंड पर होने वाले ये प्रेम कथा जो इसमें आप अपने साथी को खोते हैं, ये आम-सी बात है। अपने प्रेमी को खोने के बाद जल्द ही किसी दूसरे से मिल जाना चाहिए, किसी दूसरे को खोज लेना चाहिए, क्योंकि मोर्चे का जो नियम है बॉर्डर का, या यही है और सिंपल सा नियम है। अपने साथी को यहाँ पर आप हमेशा अपने साथ रख पाएँगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। चाहे वह जीवित हो या ना हो, अपने प्रेमी को अतीत में छोड़ देना चाहिए। तो जिन कहता है कि मैं समझ गया, यह काफ़ी ज़्यादा बुरी किस्मत थी उसकी। और फिर वह याद करते हुए कहता है रुको, मेरी पिछले जन्म में जो चुन थी वह तो अपने एक मतलब किसी तरह के किसी दस्ते के किसी ग्रुप के साथी के सदस्य को यहाँ पर सांत्वना देने के लिए कि हाँ चिंता मत करो, इस तरीके से दिलासा देने के लिए टहलते हुए जंगल में चली गई थी और उसी वक़्त हमले हुए और उसी कारण से उसकी हत्या हो गई थी। सो 1 मिनट, क्या ऐसा हो सकता है? और वह तुरंत ही यहाँ पर इन लोगों की ओर पलटता है। तो बी कहता है क्या हुआ जिन, अचानक से इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो जिन कहता है क्या तुम लोगों को कभी सपने में भी कुछ अजीब-सा बुरा-सा फीलिंग कभी आया, इस तरीके का फ़ील हुआ है? और वह बताता है कि मुझे यहाँ पर एक बुरी-सी फीलिंग महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि हमें सोन को खोजनी चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सीन सीधे जंगल में जाता है जहाँ ये बंदे उसे खोजने के लिए बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या आपको यकीन है कि सिर्फ़ हम मतलब कि दोनों ही आपके साथ यहाँ पर उसे खोजने के लिए जाएँ तो ठीक रहेगा?
और वहाँ पर फिर बी कह रहा होता है कि आपको क्या लगता है, डर तो नहीं लग रहा है ना? तो हम देखते हैं बे कहता है, "अबे! नहीं, मेरे को काहे डर लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो जंगल है, यहाँ कभी भी किसी समय भी कोई भी मुसीबत आ सकती है और खतरनाक भी हो सकता है।" तो बी मुस्कुराते हुए पीछे की ओर पलटकर कहता है कि हम तीनों मिलकर यहाँ पर उन कमीने चालाक स्पिरिट्स को आसानी से धूल चटा सकते हैं। अगर हालात बेहद ख़राब हो गए तो हम बस वहाँ से भाग जाएँगे और क्या। मैंने सुना है कि जो स्पाइडर स्पिरिट्स है वह ईस्ट की जंगलों की ओर मौजूद रहती हैं। तो हम देखते हैं जिन आगे की ओर बढ़ते हुए इनसे मतलब चिल्लाते हुए आवाज़ दे रहा होता है कि सोन, चून क्या तुम लोग आस-पास हो? और हम लोग देखते हैं ये लोग इसी तरह थोड़ी देर बैठते हैं आगे और फिर एक जगह पर रुककर जिन कहता है चलो अलग-अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को मतलब बराबर दूरी पर ही उनकी ओर देखते रहेंगे और उन्हें खोजते रहेंगे। ज़्यादा दूर भी एक दूसरे से नहीं होंगे। तभी अचानक उनको एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके साथ जिन कहता है जल्दी चलो उस ओर से आवाज़ आ रही है। और वे लोग तेज़ी के साथ उसी ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कई सारे जो यहाँ पर डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं, बीस्ट होते हैं, ये वहाँ पर बीच में किसी बंदे को खा रहे होते हैं। तो ये कहते हैं ये धूर्त कमीने आत्माएँ यहाँ पर झुंड बनाकर इस तरीके से उन पर हमला कर रही हैं। तभी हम देखते हैं बे कहता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल क्रॉस अटैक और वह तेज़ी के साथ सीधे इन सभी को खदेड़ता है, इन सभी को टक्कर मारते हुए उससे दूर करता है। और यहाँ जिन भी अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पीटना चालू कर देता है और उन्हें वहाँ से उससे दूर कर रहा होता है। और जैसे वो ये लोग पीटने में उन लोगों को दूर कर रहे होते व्यस्त होते हैं, तभी यहाँ पर बी उस लड़की के सामने जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर आने में काफ़ी देर हो गया, हमें यहाँ आने में देरी हो चुकी है। अगर हम थोड़ी-सी तेज़ी से काम करते तो शायद ये जीवित रहती। तो ये सुनकर जीन उसके सामने जाता है और कहता है ये कितना भयानक है और फिर वो अपने मन में कहता है 1 मिनट, क्या ये जो धूर्त आत्माएँ हैं, ये कमीनी स्पिरिट्स जो हैं, ये हालाँकि बहुत सारी हैं, लेकिन इतने कम समय में किसी की इतनी बुरी हालत कर सकते हैं और इतना बुरा चोट? और फिर वह ध्यान से देखता है उसके गले पर 4 दाँतों के निशान कि इसके बॉडी से ब्लड निकाला गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो वह जिन कहता है ये दाँतों के निशान, क्या यह सच हो सकता है? और वह तुरंत ही पलट कर चिल्लाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, स्पाइडर स्पिरिट्स आस-पास ही हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर जो बे होता है हैरान होता है, इस तक आवाज़ आ रही होती है, जल्दी करो हमें यहाँ से भागना होगा बे। और हम देखते हैं तभी जिन आगे की ओर बढ़ता है उससे पहले उसे सामने एक स्पिरिट नज़र आ जाती है, जिसने यहाँ पर अपने माइंड कॉन्शियस को अवेक कर लिया है और वह मस्त एक डाली पर बैठकर इन्हीं को देखकर मुस्कुरा रही होती है और बहुत ही एकदम डेंजरस लग स्माइल होता है यार इसका। और हम देखते हैं जिन उसे देखकर कहता है कि शिट क्या बकवास है, ये चीज़ें क्या अभी ही होनी थी? ये चीज़ वही है, हमारी तरफ देखकर वह मुस्कुरा रही है और हम देखते हैं वह अचानक से गुर्राती है इनकी ओर देखकर बहुत ही बुरी तरीके से। और इसे इस तरीके से करते हुए देख बी कहता है कि क्या इसने हमें लुभाने के लिए जानबूझकर चीख मारी थी पहले? क्या इसके पास इतना दिमाग है? तो जिन कहता है कि 3 गिनते ही यहाँ पर सभी लोग एक साथ साउथ की ओर भागना और वह कहता है 1 2 3 जल्दी भागो। और हम देखते हुए लोग यहाँ पर दुम दबाकर सीधे यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ से अब ये जो स्पिरिट है या उन मामूली स्पिरिट्स की तरह नहीं है, इसके पास ब्रेन है तो यह उन पर बहुत बुरी तरह से हावी हो सकती है। इसलिए वो लोग बिना समय के बर्बाद किए निकल रहे होते हैं, तो स्पीड भी इनके पीछे-पीछे तेज़ी के साथ आ रही होती है। तो बी कहता है कि बिल्कुल नहीं, यह तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। क्या हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? क्या हमें यहाँ पर अलग हो जाना चाहिए? फिर उन सभी स्पिरिट्स को अपने पीछे इस तरीके से आते हुए देख जिन अपने मन में कहता है ये स्पाइडर स्पिरिट्स की जो स्पीड है वह मेरी जैसी है, लेकिन यह बी जितनी तेज़ नहीं है। बी की यहाँ पर जो फुटवर्क टेक्निक है वह एक स्पेशल लेवल पर है, वह आसानी से यहाँ से निकल सकता है। अगर यहाँ पर कोई एक जन रुके इन्हें रोकने के लिए तो भी यहाँ पर निश्चित तौर पर 2 ही बच पाएँगे और एक का तो मरना तय है। और वह यहाँ पर भागते हुए कह रहा होता है, ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए? कहीं वो और तभी हम देखते हैं पीछे से जो यहाँ पर बे होता है, इसकी बॉडी थोड़ी हट्टी-कट्टी है, भागने में थोड़ा स्लो है। तो वह कहता है कि तुम लोग भाग जाओ मेरे दोस्तों, मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक कर रखता हूँ। और वह हँसते हुए कह रहा होता है, मेरी जगह जीवित रहना, मरना नहीं, ठीक है ना? और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख जिन कहता है नहीं, मैं अपने पिछले जन्म की चीज़ों को बिल्कुल भी यहाँ पर दोहराने नहीं दे सकता हूँ। और वो याद करते हुए कहता है उसने मुझे जो बातें यहाँ पर अभी कही है, पिछले जो वक़्त भी यही बातें कही थी और वो भी मुस्कुराते हुए और मुझ जैसे बेवकूफ़ गधे को वहाँ से जाने का मौका दिया था ताकि मैं जीवित रह सकूँ। और उस समय के बाद मैं इस चेहरे को दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, इस तरीके से होते हुए घटना को रिपीट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और वह कहता है कि शांत हो जाओ जिन, अपने दाँतों से अपने होठों को काटते हुए मतलब गुस्से में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी होगी, अभी हालत तुम्हारी पिछली बार की तरह नहीं है। और वह फिर यहाँ पर इनके हेड बॉस जो स्पाइडर स्पिरिट है जिसने ब्लड पी हुई है, 5 लोगों से प्लस पी होगी तभी इसके पास दिमाग आया है। और वह कहता है कि इस धूर्त स्पिरिट को यहाँ पर पकड़ कर उसे मतलब कि रोक कर रखना इसके लिए भी आसान नहीं होगा। इसे मुझे यहाँ पर किसी तरीके से रोकना होगा ताकि वह बाकियों का सामना कर सके। हम तीनों को यहाँ पर जीवित रहना होगा, यहाँ पर हम तीनों का जीवित रहना नामुमकिन तो नहीं है। और फिर वह स्माइल करता है, कहता है ठीक है, तो यहाँ पर अब यही करते हैं। और वहाँ से वहीं पर जो जिन होता है वह तुरंत ही रुक जाता है और वह कहता है कि
बे तुम यहाँ पर काम करो कि ऊपर के नीचे के जितने भी स्पिरिट्स है उन सभी को संभालो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कहता है कि हाँ हाँ मैं इन सभी लोगों को रोक कर रखूंगा, चिंता मत करो, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। और फिर यहाँ पर जिन कहता है कि बी तुम जल्दी करो और यहाँ से आगे की ओर बढ़ो, तब तक मैं इनके हेड बॉस जो मैन स्पाइडर स्पिरिट है मैं उससे निपटता हूँ, तुम्हें यहाँ से जल्द से निकलना है। तो ये सुनकर वो कहता है व्हाट। फिर यहाँ पर ये भी बे भी कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों रुकोगे। तो तुरंत ही जीन अपने हाथों में अपने तलवार से एक कट लगाता है, अपने ब्लड के मतलब कि छींटे कुछ फैलाता है, कहता है कि जल्दी करो बी, यहाँ से निकलो और जाकर कैप्टन को बुला कर लाओ, तुम यहाँ पर बहुत तेज़ी से उन तक पहुँच सकते हो, इससे पहले कि हम यहाँ पर मारे जाए, जल्दी उन्हें लेकर आओ। और हम उन सभी डिमोनिक स्पिरिट्स को देखते हैं जो एकदम अजीब तरीके से डार्क स्माइल दे रहे होते हैं। और जो यहाँ पर बे होता है वह तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हुए इन्हें धक्का मारते हुए इन्हें गिरा रहा होता है, इन्हें रोक रहा होता है। और वह पलट कर कहता है कि भागो बे भागो, बी जल्दी करो, जल्दी जाकर यहाँ पर कैप्टन को बुला कर लाओ, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो हम देखते हैं उन्हें इस तरीके से अपने लिए कुर्बानी देते हुए देख यहाँ पर बी की आंखों से रोना आने लगता है। वो कहता है हाँ मैं जल्दी करूँगा, मैं जल्दी करूँगा। और वह तेज़ी से भागते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सामने बिल्कुल भी मत मरना कमीनों, मेरे आने से पहले यहाँ पर तुम लोग मरे हुए नहीं रहना चाहिए, अगर तुम लोग मरे हुए रहे तो मैं भी खुद को तुम्हारे साथ ही नर्क में भेजूंगा, खुद को मतलब मार लूंगा। तो हम देखते हैं सुनकर जिन कहता है कि साले बेवकूफ़, अगर तू इस तरीके से बिना मतलब का मारा गया तो हमारी मरने का क्या ही फ़ायदा होगा, अगर तुम मरता भी है इस तरीके से तो मरने के बाद भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मेन स्पाइडर स्पिरिट होती है वह जिन के ब्लड की वजह से इसकी ओर अट्रैक्ट हो गई होती है, क्योंकि उसे और भी खून चाहिए। तो यहाँ पर जिन तुरंत ही अपने तलवार के साथ इसकी ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वह स्पाइडर स्पिरिट छलांग लगाते हुए सीधे जिन के ऊपर ही आ जाती है। तो जिन भी अपने तलवार को सामने की ओर लाता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ कई सारे शॉट स्लैश चलाता है, जिससे एक बवंडर सा सीन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यह स्पिरिट थोड़ी सी पिछले की ओर धकली जाती है। बट यह यहीं पर रुकती नहीं है, पागलों की तरह स्माइल करते हुए अपने हैंड से एक जोरदार स्लैश चलाती है, जिसकी वजह से वह उसे कैप्चर कर सके। बट जिनको हम देखते हैं जो अपने फुटबॉल टेक्निक की मदद से एक लॉन्ग जंप मारता है, जो कि इसके सर पर ही इसके मतलब सर पर ही टपली मारकर अपने पैर से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसा करते हुए तक वह हैरान हो जाती है और पीछे से पलटकर जिन की ओर ही देखती है। और फिर जिन इसकी ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारा शरीर हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन तुम अभी इतने भी स्मार्ट नहीं हुए हो कि जो मेरे मायावी स्वॉर्ड टेक्निक्स और फुटवर्क टेक्निक्स को आसानी से समझ सको। तभी जो वह स्पाइडर स्पिरिट होती है वो अचानक से रुक चुकी होती है और वह डिसाइड करने लगती है उसे किस ओर जाना चाहिए, किस ओर उसे आसान शिकार मिलेगा। तो उसे इस तरीके से रुकते हुए देख जिन कहता है कि ओ नो, आखिरकार ये क्या बकवास है, अगर वह यहाँ पर मेरे से ऊपर से दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाती है तो वह सीधे बे के पास चली जाएगी। और जो बे अभी वहाँ उतने सारे लोअर लेवल के स्पिरिट्स का मुकाबला कर रहा है, वह ज़्यादा देर तक वहाँ पर उन धूर्त आत्माओं का सामना नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर में ही उसकी शक्ति खत्म होने जाने लगेगी, उसकी पावर खत्म होने लगेगी। और वैसे समय पर अगर यह मुसीबत उसके ऊपर पड़ जाती है तो वह बिल्कुल भी वहाँ पर इसे संभाल नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए जिन इस स्पाइडर को अपनी ही ओर लाने के लिए फिर से इसी की ओर छलांग लगातार कहता है कि मैं इस स्पाइडर स्पिरिट को जिन बे के पास बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता हूँ। और यह यहाँ पर अभी भी मतलब भगवा की तरह एकदम अजीब से पोज में खड़ी होती है और जिन चिल्लाते हुए कहता है कि इधर आ मकड़ी के बच्चे। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस तरीके से गाते हुए देख के अजीब से एकदम डार्क स्माइल देती है कि मानो जैसे इतने देर से इसी का इंतजार कर रही थी कि कब इसके सामने आएगा। और तुरंत ही अपने इसके छाती पर हमला करने के लिए अपने हैंड को बढ़ाती है, लेकिन इसके छाती पर आर पार कर पाती है उससे पहले ही जिन खुद को हवा में ही फुटवर्क टेक्निक की मदद से संभालता है और पीछे की ओर धकेल लेता है। और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देखो स्पाइडर भी हैरान हो चुकी होती है, तो वह फिर से तेजी के साथ जंप लगा कर जिन के पीछे जाने लगती है और पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए बेकाबू हो चुकी होती है कि मैं तुझको पकड़ कर ही रहूंगी। और उसे अपने ओर आते हुए देख जिन कहता है कि कमीने बी, तुम्हारे वजह से मैं आज यहाँ पर बच पाया हूँ, तुमने जो यहाँ पर बचाव की फुटवर्क टेक्निक सिखाई थी उसके बदौलत आखिरकार मैं बच गया हूँ। अब मुझ पर एक और कृपा करना, अगर तू सही समय रहते यहाँ पर ग्रुप कैप्टन को बुला लेता है तो मैं तुझे बड़ा भाई भी कहकर बुलाऊंगा। ये बातें अपने मन में करते हुए आगे की ओर भागे जा रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं बे को, जो कि यहाँ पर इन छोटे मोटे स्पिरिट बीस्ट को मारे जा रहा होता है मुक्कों से, घूंसों से और अपने कंधों से, और उन्हें गिरा रहा होता है, अपने से दूर कर रहा होता है। बट वे लोग लगातार आते जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से यह भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा होता है और इसके पसीने छूट रहे होते हैं और ये अपने पसीनों को पोंछ रहा होता है। तो इसकी ऐसी हालत होते हुए देख जिन जो होता है वह कहता है कि यहाँ पर बे किसी तरीके से अपने रफ्तार को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि वह यहाँ पर थकता जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक यहाँ पर खुद भी टिक पाऊंगा, भले ही यहाँ पर बी स्वॉर्ड कैप्टन को लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तब तक यहाँ पर ज़िंदा रह पाऊँगा या नहीं, टिक पाऊँगा या फिर नहीं। उसकी यहाँ पर जो ये स्पिरिट बीस्ट है, इसकी जो क्षमताएँ हैं या नॉर्मल बीस्ट से बिल्कुल अलग है। इसकी फिजिकल पावर यहाँ पर एक पिनिकल रियलम के स्वॉर्ड मैन की जितनी है। वो इसको मैं काटने के लिए अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल ईज़िली तौर पर नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे एक सटीक हमला करने का मौका ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके सामने हमला करने की कोशिश करूँ तो यह ज़ाहिर तौर पर उस पर बचेगी और अपने बॉडी को मतलब कि कंट्रोल करके थोड़ा-सा मजबूत कर लेगी, जिसकी वजह से मेरे टेक्निक के अटैक इस पर असर नहीं करते। मुझे इस पर एक अचानक और ज़ोरदार हमला करना होगा।
लेकिन अभी ऐसे वक़्त में मुझे ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो अगर मुझे यहाँ पर तलवार चलाने का मौका भी मिल जाए और मैं इसके सामने चला जाऊँ, तो इसकी जो रफ़्तार है उसकी वज़ह से ये मुझे आसानी से पकड़ लेगा और तुरंत ही मैं वहाँ पर मारा जाऊँगा। और वो कहता है धत तेरे की! रात में यहाँ पर अचानक से कियोटिक स्पिरिट्स आ जाते हैं रात के वक़्त और दिन के वक़्त ये स्पाइडर स्पिरिट्स, इन दोनों स्पिरिट्स ने मुझे परेशान कर रख दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दिन दहाड़े मेरा सामना यहाँ पर एक स्पाइडर स्पिरिट से हो चुका है। तो 2 तरह के स्पिरिट्स है भाई, एक स्पाइडर स्पिरिट्स, एक कियोटिक स्पिरिट्स। कियोटिक वाले जो होते हैं वह रात में मिलते हैं, रात में अंधेरे में चलते हैं और स्पाइडर वाले दिन में के उजाले में भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनकी आँखें खुली हैं। तभी यहाँ पर जिन को एक आइडिया क्लिक करता है, कहता है कि 1 मिनट, रात में यहाँ पर कियोटिक स्पिरिट, तो दिन में यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट। इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ पर रात में अच्छे तरीके से देख नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द वो करना चाहिए। मैंने सुना है कि इस जंगल के आस-पास माउंटेन केव्स मौजूद हैं। तो वह कहता है कि मुझे यह गैम्बलिंग खेलनी चाहिए, एक जुआ चलो खेल कर देखा जाए, शायद मैं इसे मार सकूँ, लेकिन शायद मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ और मेरे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बच सकता है। तभी हम देखते हैं जिनको तेज़ी के साथ यहाँ पर उन स्पिरिट्स की ओर बढ़ता है जो कि यहाँ पर बे की ओर हमला कर रहे थे, तो उनकी वो भी कुछ सफाया कर देना चाहता है जाने से पहले बे के लिए। तो वह यहाँ पर उन स्पिरिट्स की ओर बढ़ता है, तो उन स्पिरिट्स का भी ध्यान जिन की ओर जाती है, तो जिन की ओर वे लोग हमला करने के लिए बढ़ते हैं, तो जिन यहाँ पर तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हुए मतलब कि उनको अपने पीछे की ओर कर रहा होता है, अपने उस मेन स्पाइडर बॉस को इनको अपने बीच में ला रहा होता है। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर उसके नीचे से निकलते हुए साइड से आके और से हट गया होता है और इसके आगे आ गया होता है। तो हम देखते हैं उस मेन स्पाइडर बॉस की जो बीच में यह छोटा-मोटा स्पिरिट आया होता है, तो इसकी वजह से वो गुस्से में इसे काट कर दूर फेंक देती है और अपने शिकार की ओर वापस से तेज़ी की ओर बढ़ने लगती है। तो जिन कहता है कि चलो, तो यह तरीका काम कर रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ और करना चाहिए, कुछ और ट्राई। और हम देखते हैं वो उन्हीं इस छोटे-मोटे स्पाइडर स्पिरिट्स की ओर बढ़ता है जो कि यहाँ पर बे के लिए मुसीबत बन रही थी और उनकी ओर जाता है, तो वे लोग भी हमले करते हैं, बट जिन उनसे बचते हुए बस उनके बगल से होकर गुजर रहा होता है ताकि वो मेन बॉस के बीच में ये सभी आए और मारे जाए। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है, वो पागलों की तरह मेन बॉस स्पिरिट जो होती है वो लगातार इन्हें मारे जा रही होती है, हमला किए जा रही होती है। तो जिन यहाँ पर उसे अपनी ओर लुभाने के लिए फिर से अपनी उँगली पे कट लगाता है और अपने ब्लड को दिखाता है, तो उसे इस तरीके से ललचाते हुए देख वॉव करके एकदम अजीब तरीके से चिल्लाती है और उसे मतलब कि गुस्से में दहाड़ कर बुला रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह उन छोटे-मोटे स्पिरिट्स बीस्ट को मतलब चीरते हुए अपने साथियों को ही मारते हुए तेज़ी के साथ बस जिन की ओर बढ़े जा रही होती है। और जिन ने जब यहाँ थोड़ा बहुत सफाया कर दिया होता है, तो वह तेज़ी से उन माउंटेन्स के रास्ते की ओर निकल चुका होता है और फिर उसे यहाँ पर एक गुफ़ा भी मिल जाती है, तो वह तेज़ी के साथ उस गुफ़ा के अंदर चला जाता है और यह स्पाइडर स्पिरिट भी वहाँ पर उस गुफ़ा के अंदर आ जाती है और जिन यहाँ बहुत तेज़ी से गुफ़ा के पूरे अंदर की एरिया की ओर चला जाता है। फिर एक जगह पर अचानक से रुकता है और वह थोड़ी देर के लिए वहाँ पर साँस लेता है और फिर शांत करते हुए खुद को कहता है कि चलो, आखिरकार मैं इस जगह पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर रात में कियोटिक स्पिरिट ही सक्रिय होती हैं, वही एक्टिव होती हैं, ये स्पाइडर स्पिरिट है। तो यह यहाँ पर मुझ पर इस तरीके से हमला नहीं कर पाएगी, मुझे यहाँ पर ये सही तरीके से देख ही नहीं पाएगी, यह मेरे लिए बेहतर है। लेकिन एक मुसीबत यह भी है कि मैं भी इस स्पाइडर स्पिरिट को अभी देख नहीं सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अब केवल अपनी सेंसेस के बदौलत ही यहाँ पर टिके रहना होगा और मुझे किसी तरीके से यहाँ पर एक मौका खोजकर उस पर हमला करना होगा। और यहाँ पर जिन शांति से खड़ा होता है, तो इसे आवाज़ें भी आ रही होती है उस स्पिरिट्स की कि वह हाउ-वाउ करके यहाँ पर उसे ही ढूँढ रही है, उसे ही मारने के लिए। और जिन कहता है कि आई लाइक इट, मुझे अब यह पसंद आ रहा है, मुझे यह करना होगा। तभी उसके पैर के सामने एक छोटा-सा मतलब पत्थर का टुकड़ा भी आता है, जैसे वो किसी को वहाँ पर खोज रही है, मार रही है, तो उसके छींटे इस पर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जिन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड कैप्टन ने पिछली बार मतलब पिछली ज़िंदगी में सिखाया था अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। तो मुझे ऐसे समय पर अपनी सेंसेस को पूरी तरह से फुल्ली एक्टिव कर कर उन पर दबाव डालकर उन्हें एक्टिव करना होगा ताकि मैं यहाँ पर उसे सेंस कर सकूँ और आसानी से मार सकूँ एक क्रिटिकल हिट। मुझे यह चीज़ भाँपनी होगी, यहाँ के हर एक सिचुएशन को जानना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर कहाँ से कैसी आवाज़, कैसी गर्माहट मुझे महसूस हो रही है। और वो अपने हाथ को बढ़ाकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही मौका होगा उस पर एक क्रिटिकल हिट मारने के लिए। मैं उस क्षण को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता हूँ। जब वह मुझ पर हमला करेगी, मुझे यहाँ पर एक ही बार में उसे ज़बरदस्त अटैक देना है और मुझे यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और वो अपने हाथ को आगे ही रखा होता है और कहता है कि उसके इस स्थान पर आते ही उसकी गतिविधि को सेंस कर कर मुझे उस पर लगातार हमले करते जाना है। मुझे उसके हर एक एक्टिविटी को महसूस करना होगा। इस वातावरण के हर एक चीज़ को फ़ील करो। और वह तभी यहाँ पर कुछ ब्लड के टेप मतलब कि गिरने की आवाज़ों को सुनता है और वह समझ जाता है कि वह यहाँ पर पहुँच चुकी है। और वह तुरंत ही अपनी आँखों को खोलता है और कहता है कि अभी, और वह अपने स्वॉर्ड में जितनी एनर्जी इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करता है और तेज़ी के साथ आगे की ओर एक क्रिटिकल हिट मारता है। और तभी उसके सामने से चीखने की आवाज़ आती है। जिन कहता है कि आखिरकार मैंने यह कर लिया, और वह स्माइल करते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। और
अपनी मुट्ठी को कसता है और वह तेज़ी से वहाँ से निकल कर भागने लगता है गुफ़ा से। और वह कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर खड़े-खड़े एक क्रिटिकल हिट तो दे दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर यूँ ही खड़े होकर समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तेज़ी से यहाँ पर बे के पास जाना चाहिए। और हम देखते हैं बे को, जो कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिट बीस्ट को अकेले ही सँभाल रहा होता है। तभी अचानक इस तक आवाज़ आती है, बे! और वह पलटकर देखता है और कहता है, जिन तुम यहाँ पर? और जिन यहाँ पर हँसते हुए इसी की ओर दौड़कर आते हुए, भागते हुए कह रहा होता है कि मैंने उस मेन बॉस को यहाँ पर मार डाला है। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं, भागते हैं यहाँ से। लेट्स गो बैक, चलो यहाँ से चले भागे। और फिर हमारा सीन कुछ समय के बाद का आता है उसी एरिया पर, जहाँ पर हम देखते हैं बी भी पहुँच चुका होता है और कह रहा होता है कि तो यू फकर्स, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से हरामखोर वाले काम कैसे कर सकते हो? मुझे अकेले यहाँ से जाने के लिए कैसे कर सकते हो? धिक्कार है तुम लोगों पर कमीनों। और हम देखते हुए यहाँ पर बे के कंधे को पकड़कर कह रहा होता है, जिंदा रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम बेवकूफ़ कमीने। तो बे कह रहा होता है, अबे आखिरकार तू इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है? तूने स्वॉर्ड लीडर को हमारे लिए यहाँ पर बुलाकर लाया, इसके लिए हमें तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर स्वॉर्ड लीडर पहुँच चुका होता है। यहाँ पर उन सभी स्पाइडरमैन्स की जितनी खात्मा करने होती है उन सभी का कर दिया होता है। और गुफा में जाकर उस मेन बॉस को भी चेक कर लिया होता है कि अच्छे से मारा कि नहीं। उसको निपटा कर वहाँ से निकल रहा होता है। और हम देखते हैं वह बाहर की ओर आते हुए कहता है कि अनबिलीवेबल, आखिरकार सचमुच में यह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया कि तुमने यहाँ पर एक मामूली वॉरियर होने के बावजूद एक स्पाइडर स्पिरिट जैसे मेन बॉस को भी तुमने मार डाला। हम देखते हैं जिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक उस पर सही हमला करने का मौका मिला और मुझे आपसे यहाँ पर एक चीज़ कहनी थी। क्या आप मेरे लिए वह कर सकते हैं? मुझे इस घटना की जुड़ी हुई बातों को गुप्त रखना है कि मैं इसमें यहाँ पर शामिल था और इस तरीके से मैंने एक स्पाइडर बीस्ट के बॉस को मारा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी नाम नहीं कमाना चाहता हूँ उतना जितना मेरी अभी पावर है, करेंट पावर है उसको देखते हुए, क्योंकि मेरी अभी क्षमताएं बहुत कम है। और इसके साथ मैं यहाँ पर फेमस होता हूँ तो मेरे लिए कई मुसीबतें भी आ सकती हैं। जाहिर सी बात है, तुम्हारा नाम फेमस होगा तो कई सारे लोग तुमसे पंगे भी लेंगे। और वह कहता है कि इसलिए इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए तो यह बेहतर होगा, मेरा इसमें नाम ना आए। हम देखते हैं कैप्टन कहता है इसका मतलब यह होगा कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा? तो वह कहता है हाँ हाँ ठीक है, मेरा इनाम तो यही है कि मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ यहाँ पर जीवित हूँ। और वह इतने शान से ये चीज़ें कर रहा होता है कि काफ़ी मासूम लग रहा होता है। वह कहता है मेरे लिए यही एक इनाम के तौर पर है। फिर हमें यहाँ पर जीन के एक सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर वह भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि दोस्तों, लीडर, स्वॉर्ड लीडर, आखिरकार आप कहाँ हैं? और वह कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है और वह हाँफते हुए एक और देखकर बिल्कुल परेशान हो चुका होता है, क्योंकि आगे की ओर पूरी तरह से आग लगी हुई होती है और उसके ऊपर कई सारे उस जगह पर कई सारे लाशें पड़ी हुई होती है। और उसके ऊपर यहाँ पर जो स्वॉर्ड कैप्टन है वह यहाँ पर इस तरीके के स्पाइडर बीस्ट में बदल चुके होते हैं और वह यहाँ पर हंसते हुए जिन की ओर ही देख रहे होते हैं। और यह जिन का एक बहुत ही भयानक और पुराने जन्म का पुराने पिछले वाले जन्म का एक सीन होता है, जिसे देखकर यह बहुत ज़्यादा कांप जाता है और अपने सपने से जग जाता है, हाँफने लगता है, कहता है क्या ये एक सपना है? और वह अपने दोस्तों की ओर ही देखता है जो ठीक ठाक ही हैं और वह अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये एक ड्रीम था, है ना? हालांकि स्वॉर्ड लीडर को भी अब यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है। पिछले जो जन्म की मेरे जो डर थे, जिन्हें घटनाएं थे, जिन्हें मैंने देखा था, अब मुझे वह सपने के तौर पर परेशान करते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना है। मेरे पिछले जन्म से जुड़ी ये यादें एक एक कर मुझे यहाँ पर तोड़ती जा रही हैं। मुझे अपनी इन यादों से किसी तरीके से निकलना होगा। फिर हमारा सीन यहाँ पर उन चीज़ों पर आता है जहाँ पर जिन याद कर रहा होता है सुबह में, और वह कहता है कि मुझे लगता है कि इस जीवन में मैं अपनी कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मेरा एक दोस्त खोने वाला था मैंने उसे खोने नहीं दिया और मैंने उसे यहाँ पर आखिरकार बचा ही लिया। और फिर वो अपने हाथों को देखता है, कहता है हाउएवर जो भी हो, लेकिन क्या यह वाकई काफ़ी है, इनफ है मेरे लिए इतना? और फिर वह याद करते हुए बताता है हमें कि जल्द ही यहाँ पर अब एक और इनसे हायर लेवल का एक कि स्पिरिट बीस्ट आने वाला है, डेमोनिक बीस्ट, जो कि स्टील लेवल का मजबूत होगा, मतलब जिसको स्टील स्पिरिट कहकर बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइजनस स्नेक स्पिरिट बीस्ट आएगा और ऐसे कर करके यहाँ पर लगातार कई सारे हायर लेवल्स के बीस्ट अपीयर होते रहेंगे इन आने वाले 5 सालों में, क्योंकि ये जो बीस्ट है यह हर मिरर अपने पिछले बार से और भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और यहाँ पर लगातार मैं अपने साथियों को भी खोते जाता हूँ उनकी वजह से, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में यही चीज़ें हुई थी। और हर एक डिमोनिक बीस्ट जिसे हम देख पा रहे हैं वह डिमोनिक कल्ट का केवल एक प्रोडक्ट मात्र है, एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट। जब 5 साल बीत जाएंगे उसके 2 सालों के बाद एक सुप्रीम लेवल का स्पिरिट बीस्ट आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और पूरे बैटलफील्ड एरिया पर तबाही मचा देगा। उन 2 सालों में हम अपने इस बॉर्डर लाइन को भी अपने हाथों से खो देंगे और हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ब्लड डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर अपनी जो अभी शांति समझौता पर साइन किए हुए हैं उसे तोड़ देंगे और अपने विरासत को, अपने जागीर को और भी ज़्यादा फैलाते जाएंगे और हमारी एरिया की ओर और भी अंदर आते जाएंगे। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं उस समय क्या करूँगा, हारूंगा या फिर जीतूंगा। जब ऐसा होगा मैं अंत तक यहाँ पर
उन पर मतलब कि वो सर्वस्व प्राप्त करना चाहता हूँ, उन पर काबू प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने इस मुरिन गठबंधन के लोगों का साथ देते हुए, इनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वह यहाँ पर बाहर की ओर आ चुका होता है अपने रूम के, और बाहर की ठंडी ठंडी हवा में खड़ा होता है और कहता है, भविष्य चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर दिन ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, पूरी फोकस के साथ ट्रेन करता हूँ। और फिर वह मून की ओर देखता है और कहता है, लेकिन हर बार जब मुझे कोई बुरा सपना आता है तो मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या यह वाकई काफ़ी है, इनफ है, इतना मेहनत? और वह कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, इतना काफ़ी नहीं होगा उन्हें रोकने के लिए। और मेरी जो लड़ाई है वह जू उस हरे बाल के साथ 2 दिनों में होने वाली है। अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जिन की टीम को, जिन लोग यहाँ पर रात में गश्त लगाने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ पर जो मिस सेयो है वह अपने मन में कह रही है कि आज हमारी पेट्रोलिंग करने के दिन थी, हमारी बारी थी, और मैं यहाँ पर और भी अधिक ट्रेनिंग लेना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर दिन के वक्त दोपहर में आज ट्रेनिंग नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं इसमें आना चाहिए ताकि कुछ तो ट्रेन कर सकूँ खुद को। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा खुद कहूँगी और इन चीज़ों के लिए कभी तैयार भी होंगी। फिर वह अपने आंखों को खोलकर सोचते हुए कहती है, जब यह तय किया गया था कि मुझे यहाँ पर आना होगा तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आने के बाद मारी जाऊँगी। और फिर हमें राइटर के द्वारा उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और उसके घर को भी दिखाया जाता है। और राइटर कहता है कि जो मिस सेयो है वह जब 7 साल की हुई थी उसी वक्त उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसने उसकी जो दूसरी बीवी थी उसने पूरी फैमिली की बागडोर अपने हाथ में ले ली और एक बेटे को भी जन्म दिया। और वह यहाँ पर देखते उसके माँ कह रही होती है, आपको यहाँ पर आगे जाना होगा उस बैटल फील्ड में, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने छोटे बच्चे को नहीं भेज सकती हूँ। और उसने यहाँ पर मतलब कि बेटे और सेयो के बीच में भेदभाव शुरू से ही कर कर रखा था, और इसी वजह से उसके पिता को भी ऐसा लगता था कि यह लड़की जो है बदल चुकी है, मतलब कि उस टाइप की है नहीं। और यह यहाँ पर इसकी सौतेली माँ हंसते हुए कह रही थी, मैं अपने प्यारे बेटे को नहीं भेज सकती हूँ ना, जो परिवार को यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। इतने खतरनाक बॉर्डर लाइन पर उसे कौन भेजना चाहेगा? तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि वह वहाँ पर तुम जाओ, ना कि वो। आखिरकार वह अपने परिवार के चिराग को कैसे खो सकते हैं? हम देखते हैं ये सारी चीज़ें यह सुनकर चुपचाप सह रही होती है, क्योंकि यह ज़्यादा उस टाइप की लड़की नहीं है। और राइटर बताता है कि यह दर्दनाक था, लेकिन इसे मतलब कि लगता था कि यह इसे सह सकती है, क्योंकि यह हमेशा से ही अपने बलिदान को देते हुए आई है और अब परिवार और अपने भाई के लिए यह वह भी करेगी। और वह यहाँ पर कह भी देती है, हाँ मदर, यश मदर। और उसके बाद फिर वो बताता है कि उसे पता था कि अगर वह वहाँ पर गई तो मारी जाएगी, लेकिन जो ना सेयो है वह ना कहना बिल्कुल भी नहीं जानती है, वह विरोध नहीं कर पाती है। इसी वजह से वह यहाँ पर से बैटल फेरिया के लिए निकल गई। उसने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहकर अपने जीवन को बिताया और इस बैटलफील्ड एरिया में जिंदा रहा है, लेकिन जब यह शुरू पर यहाँ पर आई थी तो सचमुच में यह मरते मरते बची थी। और ये बातें जो सेयो है वह खुद ही बताती है, और वह हमें उस वक्त के सीन को दिखाते हुए, याद करते हुए दिखा रही होती है जहाँ पर वह एक बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, और एक बंदा कह रहा था, चलिए हम आगे की और उनके ट्रैक्स को खोजते हैं, स्पाइडर स्पिरिट जो है वह आसपास ही होंगे। और वह यहाँ पर एक और की ओर उसे देखने के लिए निकल गई थी, तभी उसे एक लाश में पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वह उसके सामने जाती है और उसके बॉडी को, उसके गर्दन को देखती है जहाँ पर निशान लगे हुए होते हैं दांत के। और वह कहती है, ये क्या? यहाँ पर इसके गले पर तो दांत के निशान है, किसी स्पाइडर जो स्पाइडर स्पिरिट है उसने इसके ब्लड को चूस लिया है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वह चतुर स्पाइडर स्पिरिट जरूर ही आसपास होगी। तभी इसके पीछे एक बंदे के डाली पर पैर दिखाए जाते हैं, और वह कह ही रही होती है, मुझे टीम को यहाँ पर सिग्नल देने के लिए फ्लायर को छोड़ना चाहिए। तभी वह कुछ चीज़ को हैरान हो जाती है, क्योंकि इसकी ओर तेज़ी से कुछ आते हुए यह फील करती है। और हम देखते हैं हरे बाल वाला कमीना तेज़ी के साथ इसी की ओर बढ़ रहा होता है, और वह कहती है कि ये एक ट्रैप था, और वह तेज़ी के साथ उसकी ओर वार करने के लिए एक तलवार के साथ उस पर अटैक करती है। और वह कहती है, क्या ये एक डिमोनिक हेड है? और हम देखते हैं अचानक से उसे लकवा मारने जैसा कुछ फील होता है, और मानो जैसे वह किसी के काबू में आ गई हो, और वह अचानक से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, ये क्या हुआ? मेरा बॉडी वर्क नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं उस कमीने को जो उसके चेहरे को पकड़ते हुए कह रहा होता है, वाह कितनी प्यारी है। और हम देखते हैं उसके मास्क लगाया हुआ है, या नकली चेहरा जैसा ऐसा थोबड़ा दिख रहा है मेरे को, और वह कह रहा होता है, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद आया, मैं तुम्हें आज यहाँ पर अपने घर ले जाऊँगा और पूरी रात तुम्हारे साथ मज़े करूँगा, आनंद लूँगा। और हम देखते हुए इसके चेहरे को इसी तरीके से दबा रहा होता है जिससे परेशानी हो रही होती है। तभी अचानक से इसके थोबड़े पर एक जोरदार कीक पड़ती है और यह दूर की ओर खदेड़ा जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कैप्टन की एंट्री हो चुकी होती है, जिसने यहाँ पर एक जोरदार किक मारकर इस कमीने को दूर खदेड़ दिया होता है। और ऐसा होते हुए देख वह कहता है, आखिरकार कौन है बे? कौन मेरे को मारने का हिम्मत किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तभी हम देखते हैं कैप्टन आओ नताओ देखता है, तेजी से इसके सामने जाता है, इसके थोबड़े पर गुस्सा बनाते हुए कस के दे मारता है, उसकी अच्छे तरीके से कुटाई करता है। और दूर से यह सब कुछ यह देख रही होती है, और सेयो कहती है, आखिरकार यह कितना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा कोई फास्ट कैसे हो सकता है? मुझे लगा इसका रफ्तार को देखकर ही मैं मर जाऊंगी, मतलब कि इतनी तेजी से इसके बगल से निकला होता है। और वह फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ शांति छा जाती है। कैप्टन उसे अच्छे तरीके से कूटने के बाद वापस आ रहा होता है
आता है और कहता है कि मैडम क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, और वो आगे की ओर हाथ बढ़ाता है और हम देखते हैं सेयो बस उसके हाथों की ओर ही देखते रह जाती है और कैप्टन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है अब सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल सही सलामत है। और हम देखते हैं थोड़ी देर तक ऐसे ही रखता है हाथ और वहाँ से ऊपर से उसकी ओर से हाथ नहीं उठाती है वह, तो सबको डाउट डाउट होता है। फिर कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है कि आपको यहाँ पर जो बॉडी है उसे फ्रीज कर दिया गया है, मैं आपके एक्वा पॉइंट्स को जो यहाँ पर कैप्चर किए हुए हैं उन्हें हटा देता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके मतलब कि वो जो होल्ड किए हुए पॉइंट्स होते हैं उन्हें रिलीव कर देता है, जिसकी वजह से मिस सेयो फिर धीरे से खड़ी होती है और वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हंसने लगती है ऐसी स्थिति को देखकर। और वह कहती है कि उस पल मैंने अपना डर भुला दिया और फूट फूट कर हंसने लगी। उसके बाद से मैं यहाँ पर सेवंथ सोर्ड लीडर के साथ काम करना चुना और उनके साथ लगातार कई समय तक काम करती रही। हालांकि वो जब कैप्टन बने और उनकी टीम में मैं शामिल हुई तो कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। ये सब बात पर पूरी तरह से मैं विश्वास करते हुए एक चीज़ कह सकती हूँ कि इनके साथ रहते हुए मुझे कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ। हालांकि मुझे यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस महसूस हुई, चाहे इसका मतलब यह क्यों ना हो कि मैं यहाँ पर कल ही मारे जाने वाली हूँ इस बॉर्डर लाइन एरिया पर, लेकिन जितने समय तक इनके साथ हूँ इसका मतलब है कि मैं सुरक्षित हूँ। और हम देखते हैं ऐसी फीलिंग के साथ यहाँ पर इनके साथ यहाँ गश्त लगाते हुए बढ़ रही होती है और इनका यहाँ पर यह पेट्रोलिंग करते करते अब सुबह के सीन हो चुका होता है, जहाँ पर जो बी होता है अपने कंधे को चटकाते हुए कह रहा होता है उफ मेरी बॉडी अब यहाँ पर बुरी तरह से पेन कर रही है, मेरा शरीर पूरी तरह से भारी हो चुका है, मैं पहले जितना तेज़ी से नहीं चल सकता हूँ इस बॉडी ट्रेनिंग की वजह से। तो हम देखते हैं बेग कहता है क्या सचमुच में, लेकिन वो ट्रेनिंग तो मैं भी करता हूँ, मेरे को तो कोई समस्या नहीं हो रही है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर सेयून हंसते हुए कहते हैं आप हाल ही में पहले से कहीं ज़्यादा एट्रैक्टिव लगने लगे हैं, मतलब ट्रेनिंग की वजह से। तो हम देखते हैं सुनकर वो शर्माते हुए कहता है तुम हमेशा लोगों को इस तरीके से तारीफ कैसे कर सकती है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। हम देखते हैं सेयू कहती है सचमुच सचमुच में। और हम देखते हैं इनकी बातों को सुनकर ये दोनों लड़कियां पीछे से हंस रही होती हैं और जो यहाँ पर बे था वह तो इस चुन को हंसते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और इसे ऐसे रिएक्शन दिखाते हुए देख सेयो भी हैरान होती है। और फिर तुरंत ही बे कहता है अपने मन में एक मिनट रुक जाओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर अपने चेहरे को अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए कहता है कि मुझे महिलाओं के बीच अपने भावनाओं को स्पष्ट नहीं होने देना है, इस तरीके से अपने फीलिंग्स को दिखाना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। और हम देखते हैं सेयो उसको इस तरीके से खुद को रोकते हुए देख काफ़ी मुस्कुरा रही होती है। और फिर वह यहाँ पर एक और जिन की ओर देखती है और वह कहती है यहाँ जो सबसे ज़्यादा अलग थलग लग रहा है या यही व्यक्ति लग रहा है, आखिरकार जिन को हुआ क्या है, आजकल वह काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है, क्या उसे कोई समस्या है। और वह फिर सोचते हुए कहने लगती है कि दूसरे लोग शायद सोचते हैं कि यह उसके जो होने वाली फ़ाइट है उसकी वजह से वह इस तरीके से सोच में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी चुप्पी टीम के मनोबल को गिरा रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह योन की ओर भी देखती है और कहती है कि और यहाँ पर योन यह भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लड़की है, पिछली बार जब मैंने इससे बातचीत की तो मुझे पता चला। और हम देखते हैं उस समय का सीन को जहाँ पर ये लोग तीनों लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी, जो हंसते हुए कह रही होती उफ उफ क्या सचमुच में ऐसा हुआ था, रियली रियली। और हम देखते से वो बता रही होती है पहले तो मुझे लगा था कि जो जिन है ना और योन ये दोनों रिलेशनशिप में है, आखिरकार ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे यह लग रहा था कम से कम एक दूसरे को तो हामी भरे होंगे, इनके कार्यों को देखकर यही लग रहा था। जब मैंने देखा था कि जो जिन है जिस टीम को चूज कर रहा है उसके पीछे पीछे योन भी सीधे सीधे उसी टीम पर जा रही है, उसी टीम में शामिल होना चाहती है, तो यह देखकर मुझे यही लगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर चून भी कर रही होती है ऑफकोर्स मुझे भी देखकर यही लगा था। योन को चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मैं कभी बता नहीं पाती हूँ कि आखिरकार वह क्या सोचती है, शायद वह सचमुच में उसे फील करती है फिर लव करती है। तो हम तक तभी इन तक आवाज़ आती है क्या सही कर रहे हैं आप लोग, सचमुच में ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप लोग ठीक ही सोच रहे हैं। और हम देखते हैं थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कह रही होती है कि मुझे जो जिन है वह पसंद है। तो हम देखते हैं ये लोग दोनों कहते हैं वाह तरीकी ये तो खुलेआम बोल रही है, क्या उसे सचमुच में वह पसंद है, लेकिन इसके रिएक्शन से क्लियरली नहीं पता चल रहा है। तो ये लोग कंफर्म करने के लिए सेयोन फिर से कहती है हाँ वह मुझे भी पसंद है, वह काफ़ी प्यारा बच्चा है और वह काफ़ी भरोसेमंद भी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो चुनती वह भी कर रहे थे हाँ वह जब से अपना वज़न कम किया ना वह काफ़ी एट्रैक्टिव भी लगता है, लेकिन हमारा मतलब सिर्फ पसंद करने वाला नहीं था, क्या तुम उसे उस वे में भी पसंद करती हो। तो हम देखते हुए कहती है कि हाँ मैं आप लोगों की बातों को समझ पा रही हूँ, मैं उसे लव करती हूँ, वो भी रोमांटिक वाले तरीके से पसंद करके। तो हम देखते हैं सुनकर सेयोन कहती है अरे सचमुच में, तो फिर तुमने यहाँ पर अभी तक कुछ किया कि नहीं, उसे जो है उससे मिली, उससे प्यारे भरी बातों को इजहार किया। और बिल्कुल जब यहाँ पर उसने एक बार कहा कि उसे मिस टेन यून पसंद है तो उस वक्त तुम यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी, क्या तुमने उसे अभी तक कन्फेस नहीं किया है। तो वह सोचते हुए कहती है कि एक मिनट मैं जानती हूँ कि वह उसे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन प्यार करना वह उस वे में मिस यून को पसंद नहीं करता है, या इसके करीब के आसपास है लेकिन उस तरीके का नहीं। और वह कह रही होती है जब मुझे पहली बार उसे प्यार हुआ था तो वह पूरा तरीके से गोल मटोल था और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, मुझे गोल मटोल और मुलायम लोग और चीज़ें पसंद है, लेकिन उसके वज़न कम करने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरे उसके प्रति जो फीलिंग्स है वह जा नहीं रही हैं, या शायद उसकी
उनकी कुछ दिखावटी बाहरी फिजिकली तौर के अलावे कुछ और ऐसी चीज़ है जिसे मुझे अपने आप ही पसंद आ रहा है। शायद उसका नेचर वगैरह कुछ हो भी हो, हमारा लौंडा कम थोड़ी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चुन कहती है कि तो फिर आपने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कुछ मूवमेंट्स क्यों नहीं किए उसके साथ, कुछ अच्छे पल। तो ये सुनकर वह कहती है तुम्हारा कहने से क्या मतलब है, मुझे क्या मूव करना चाहिए था। तो वह यहाँ पर बताती है कि जैसे उसके सामने जाओ और फ्लेक्स करते हुए अपने चेहरे को, मतलब कि फुल फेस को दिखाओ, अपनी खूबसूरती अपनी ब्यूटी को दिखाओ, जिससे वह तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए। इस तरीके का एक्ट करो, या फिर जितना ज़्यादा हो सके उसके करीब जाओ और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करो। तो यह सुनकर वह कहती है कि सचमुच में मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है। तो वहाँ तो आवाज़ आती है मैं उसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो इस बात को सुनकर वे दोनों लड़कियाँ कहते हैं हाय दैया, ये देखो ये किस तरीके का लव है भाई, कि देखकर ही प्यार हो जा रहा है और इतने ही काफ़ी है। और हम देखते हैं यहाँ पर अभी जो मिस यून होती है वह कहते हैं उफ, मुझे तो समझ में नहीं आता है आखिरकार मैं इनकी मदद कैसे करूँ, यह बहुत अजीब तरीके का सिचुएशन है। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो इनको इशारा करते हुए रुकने के लिए कहता है, इसे कुछ सेंस हुआ होता है। और यहाँ पर जिन कहता है लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और कैप्टन जो होता है बहुत ही तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ एकदम फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, कहता है रुको रुको रुको, कर क्या रहे हो यार, मेरी मदद करो तुम। तो यहाँ कैप्टन कहता है हैं तू क्या कर रहा है बे ऐसी जगह पे। तो हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी होती है, साला ये लोग क्या 2 दिन से गश्त लगा रहे हैं क्या। और यह गांव का गवार हाथ जोड़ कर कह रहा होता है माई बाप, मैं इस घने जंगल के अंदर वाले एरिया से आया हुआ हूँ, प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सेवियर की मदद कीजिए, हम यहाँ पर एक जीता जागता इंसान हूँ भाई, हमें मारिए नहीं। और हम देखते हुए अपनी पूरी गाथा बताता है कि हमारा जो ओल्ड मैन है जो हमारा प्रोटेक्शन करता था वह खून की उल्टी कर रहा है और वह काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, और उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी लेनी आनी थी और आप लोगों से भी कुछ मदद चाहिए ताकि आप लोग हमारी मदद कर सके। तो हम देखते हैं इसके ऐसी बातों को सुनकर जो यहाँ पर सेयो होती है वह कहती है स्पष्ट करो यार, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या यहाँ पर तुम्हारे बाकी लोगों को अपहरण किया गया है जो तुम हमें यहाँ पर सुरक्षित करने के लिए कर रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई बूढ़ा आदमी है जो कि यहाँ पर बीमार है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, कोई खतरे में है और वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वह खून की उल्टी कर रहा है। और फिर वह कैप्टन की ओर देखते हुए कहती है क्या यह कीवाई डेव्यूलेशन हो सकता है, उसकी कीवाई में कोई गड़बड़ी होगी जिसकी वजह से वह ऐसी स्थिति में पहुंचा होगा, वह ज़रूर एक मार्शल आर्टिस्ट ही होगा जो इन लोगों के विलेज का प्रोटेक्शन कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बी भी कहता है इसलिए वह मदद मांगने के लिए बिल्कुल यहाँ इतने आगे तक आ गया। और हम देखते हुए बता रहा होता है कि वह हमारे उदार करता है, हमारे सेवियर हैं, उनके बिना मेरे भाई बहन सभी कोई मारे जाएंगे अगर वही ठीक नहीं रहेंगे, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है तुम किस तरीके के बारे के चीज़ों के बारे में सोच रहे हो यार, यह जाहिर तौर पर झूठ बोल रहा है। और हम देखते हैं हरे बाल भी होता है क्योंकि इनकी ड्यूटी शायद एक ही दिन लगती है, और यह कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई मनुष्य इतने अंदर में कैसे रह सकता है जहाँ पर डिमोनिक मैंस रहते हैं, इस घने भरे हुए जंगल में वह इतनी दूर तक कैसे आ सकता है जहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर हो, जाहिर तौर पर इसका यहाँ पर अभी तक मारा जाना चाहिए था। यह एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है जो अपने आप को यहाँ पर छुपा रहा है और किसी तरीके के जाल में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वह कहता है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पुराने मास्टर के द्वारा दी गई एक परफ्यूम है जिसकी वजह से जो डिमोनिक मॉन्स्टर्स होते हैं वह मुझ पर हमला नहीं करते हैं, उस परफ्यूम की बदौलत मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, बिना मरे यहाँ वहाँ जा सकता हूँ। तो यह सुनकर जिन कहता है क्या परफ्यूम, आखिरकार यह किस तरीके की खुशबू है। तो वह हम देखते हैं अपने हाथ के पोटली से कुछ निकालते हुए कहता है कि यह इस तरीके का है जो जिससे इस खुशबू से जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और वह एक छोटी सी पोटली दिखाता है जिसमें कोई दवा वगैरह रखा होगा कुछ तो खुशबू वाला, और जिन उसे देखकर थोड़ा सा हैरान भी होता है। और फिर वह कैप्टन से कहता है चलिए स्वॉर्ड लीडर चलते हैं। तो वह कहता है क्या बोल रहा है। फिर वह बताता है कि क्या एक परफ्यूम यहाँ पर पैकेट वहाँ जाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, हम वहाँ पर आसानी से जा ही सकते हैं ना, कई सारे लोग भी हों। तो वहाँ पर आवाज़ आती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम यहाँ पर नकली परफ्यूम के पैकेट के चक्कर में यहाँ पर फंसना चाहते हो इसके बारे में जानने के लिए। अगर ऐसा भी हुआ भी, अगर वह सुगंध का यहाँ इस्तेमाल करेगा काम किया भी तो भी क्या है कि हम यहाँ पर बचेंगे। जो डिमोनिक मैन होते हैं वे हम यहाँ पर मनुष्य को खाने के लिए भागते हुए इधर उधर फिरते रहते हैं, तुम्हें लगता भी है ये काम करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिन उसके बातों को इग्नोर करके कैप्टन की ओर मुड़ते हुए कहता है कि ग्रुप कैप्टन उन्होंने कहा कि वे जंगल के अंदर रहते हैं, इसका मतलब है कि वे इलाके के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें किसी समय गहराई वाले जंगल वाले एरिया में जाना पड़ सकता है किसी भी समय किसी भी मिशन की वजह से, कुछ ना कुछ कारण की वजह से, तो हमें रास्ते के बारे में जान लेना चाहिए इसकी मदद से। तो हम देखते हैं हरे बाल कहता है ये सब कुछ बकवास है, आखिरकार तुम क्या आलाम शराब बके जा रहे हो। ब्लड कल्ट है उनके साथ जो अलायंस किया गया था, समझौता किया गया था, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर उनकी एरिया में जाना चाहते हो, तुम रूल्सों को तोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर जिन कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम यहाँ पर हमारे बीच शांति समझौते के बारे में बात कर रहे हो, शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पर दिन प्रतिदिन रोजाना डिमोनिक मेंस के हमले हो रहे हैं ना, या उनके द्वारा इसी तरीके का शांति समझौता है। और वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि
इससे भी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम डियान केंग सेक्ट के स्टूडेंट हो, फोर्थ कैप्टन के अंडर रहते हो, जो उसका वहाँ का उत्तराधिकारी है। इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर उनके खिलाफ जाने से मना कर रहे हो, जबकि वे सेक्ट के लोग कसम खाए हुए हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तो ये सुनकर वह कहता है, भाई तू मेरे को उकसा रहा है क्या? और जिन यहाँ इससे कहता है कि मुझे लगता है तुम वहाँ के स्टूडेंट होने के लायक नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से वे लोग शायद लगता है सड़ने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि डियान किंग सेट के लोगों ने अपनी दुश्मनी को भुलाया नहीं है ब्लड कल्ट लोगों के द्वारा। वे हमेशा से ही उनके जो माउंटेन्स थे जिन पर उन लोगों ने कब्जा कर कर रखा है, उन्हें वापस लेने के लिए उन्होंने कसम खाई है कि वे लोग उनसे वापस लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, जब भी मौका मिले। तो हम देखते हैं फिर कैप्टन यहाँ उस आदमी से कहता है कि वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा जहाँ पर तुम जाने की बात कर रहे हो? तो वह कहता है कि एक दिन, अगर हम लोग तेज़ी से निकले तो। कैप्टन सोचते हुए कहता है, हमारे पास बहुत कम समय है, हम इतने कम समय में वहाँ पर इनके लिए मदद पहुँचा पाएंगे या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, यूं ही जाना जोखिम भरा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं हरेबल फिर से कहता है, अरे यार आखिरकार तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैसे डिसीजन ले सकते हो? यह हमारे पेट्रोलिंग एरिया से बाहर का मामला है, हमें इसमें नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, इसकी वजह से हमें कड़ी और गंभीर दंड भी मिल सकती है। तो हम देखते हैं जिन इसकी बातों को सुनकर कहता है, चिंता मत कर भाई, हम लोग तेरे को लेने की बात नहीं कर रहे, तेरी इतनी फट क्यों रही है? और बी इसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है व्हाट। और फिर हम जिन को देखते हैं कैप्टन से कहता है, सभी लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं आप और हम बी को ले जाते हैं और हम ही लोग तीनों चलते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी है और हम बारी बारी से इस आदमी को अपने ऊपर उठाकर रास्ते को तय करेंगे, और यदि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम लोग यहाँ पर मिलकर उन चीज़ों को संभाल भी सकते हैं। और उस जगह पर डिमोनिक इंसानों को दूर भगाने के लिए वह पोटली तो है ही, अगर हमें वह भी मिल जाए तो हमारे काफ़ी काम की होगी। तो हम देखते हुए आदमी बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देख रहा होता है और जिन कह रहा होता है, क्या कोई ऐसा भी ताकतवर बनने के लिए दूसरों की शक्ति को चुराता है? ऐसा वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है का डिमोनिक मैन जो दूसरे लोगों को पकड़ ले, उसकी एनर्जी को चूस ले? क्या उस तरीके के स्पाइडर स्पिरिट्स वहाँ पर देखे गए हैं तुम्हारी एरिया के आसपास? तो वह कहता है, हाँ हाँ, उस तरह के भी खतरनाक और डरावने हैं एक आध दो। तो हम देखते वह कहता है कि तो फिर वहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट मॉन्स्टर बॉस भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या हमें इसके लिए वहाँ पर जाना चाहिए? क्या हमें इससे पीछे हट जाना चाहिए या फिर भागना चाहिए? क्या करना चाहिए कैप्टन? तो कैप्टन कहता है कि यह मिशन बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए हम इसमें जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वह कहती है कि एक मिनट, मैं भी यहाँ पर तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। आखिरकार जो जिन और बी है, जितनी उनकी तेज़ी है, रफ्तार है, उतनी मेरी भी है। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, बस पीछे से तुम लोगों की मदद करूँगी। तो यह सुनकर कैप्टन कहता है, तो फिर ठीक है, यह तो अच्छी बात है, तुम हो रहोगी तो और भी हमारी मदद होगी। फिर हम देखते हुए यहाँ पर मिस सेयो की ओर देखता है, कहता है कि वाइस लीडर, तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों का ख्याल रखना है और सभी को कमांड्स देना है, ये तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना। तो वह कहती है, नहीं नहीं, मेरे लिए यह सब कुछ ठीक है, बस तुम स्टे सेफ रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, मुझे तुम्हारा वापस लौटने का इंतजार रहेगा। तो हम देखते हैं इसके ऐसे लाइन को सुनकर कैप्टन थोड़ा सा शर्मा रहा होता है, फिर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है। और वह कहता है कि प्रयास करना कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर याद से सही सलामत सुरक्षित जगह पर चले जाओ, और प्रस्थान करने से पहले बस यह बात याद रखना जिन। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बातें जो होता है हरे बाल कर रहा होता है कि याद रखना जिन, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और भले ही हमारी जो फाइट होने वाली है वहाँ पर जल्द ही होगी, तो जिसकी वजह से तुम जब तक वापस लौटोगे तो अब तक तुम बहुत ज़्यादा थके हुए या फिर चोटिल हुए, तो यहाँ पर फाइट नहीं रुकने वाली है, वैसे हालत में ही तुम्हें फाइट करनी होगी, पीछे मत हटना, ठीक है ना? यहाँ पर द्वंद्व में से अगर तुम हटते हो तो हारे माने जाओगे। तो हम देखते हैं जिन हंसते हुए कहता है, अबे बड़वे, तेरे को क्या लग रहा है मैं पीछे हटूंगा? तेरे सपने में भी नहीं। मैं यहाँ पर जिस मिशन को कंप्लीट करने जा रहा हूँ ना, उसके सामने तेरे साथ फाइट करना कुछ भी नहीं है साले लल्ले। तो हम देखते हैं इस तरीके से चिढ़ाते हुए देख कहता है गुस्से में, वाट क्या करा है? तेरे को ये मिशन ईजी लग रहा है, लेकिन मेरे से फाइट करना और भी ज़्यादा ईजी लग रहा है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें इस जंगल में दिखाया जाता है जहाँ ये लोग बढ़ रहे होते हैं, और जिन ने इस आदमी को, इस गांव वाले व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठा लिया होता है। वकार होता है व्यक्ति का, आखिरकार ये कितना ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी फास्ट है आप सचमुच में। फिर जिन अपने मन में कहता है कि यह व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से मेरे कंधे पर आकर बैठ गया, और इसके बातों को सुनकर लगता है यह काफ़ी खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वह अपने पिछले जन्म की कुछ चीज़ों को याद करते हुए कहता है कि पिछली बार जब ये मियाओ कबीले के लोग हमसे मदद मांगने के लिए आए थे, तो उस समय इनकी मदद से हमने मना कर दिया था और पीछे हट गए थे, इनके मदद करने के लिए इनके साथ बिल्कुल भी नहीं गए थे, जिसकी वजह से बहुत बुरा हुआ था। उस समय वास्तव में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद की आवश्यकता थी। उसके कुछ ही समय के बाद जब वहाँ ग्रुप मारे जाने लगा था, इनकी मदद नहीं करने गए, उसके तुरंत बाद ही हमारे ऊपर वह स्नेक पॉइजनस स्पिरिट का हमला हुआ, और उस स्नेक पॉइजनस स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्नेक जैसा लुक भी होता है इसका मॉन्स्टर होने के साथ साथ।
और उसने यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर आने के साथ ही 13वीं कोर के 20 लोगों को जान से मार डाला और उन शैतानिक डिमोनों ने यहाँ पर लगातार इंसानों को पॉइजन से जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे उतना पहुँचाया। उस मिशन में जो मिस ना सेयो थी वह भी घायल हो गई। उस वक्त तो वह भी उस मॉन्स्टर के चपेटे में आई। उस घटना के वक्त जो कैप्टन थे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वह दूसरी टीम को बचाने के लिए गए हुए थे। और जब इन पर हमला हुआ तो वहाँ पर जब यह इन्हें पॉइजनस कर दिया गया और वह जब वापस इन्हें लाया गया तो 13वीं कोर में इन्हें रखा गया जहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। और उस समय जो मिस टेन यून थी उन्होंने अपनी इलाज की पावर की मदद से थोड़ी देर के लिए इनके पॉइजन को रोक कर रखा, लेकिन इनके पॉइजन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। उस वक्त उन्होंने बताया कि इस पॉइजन का इलाज जो ये कबीले वाले लोग हैं जंगल के अंदर जहाँ पॉइजनस इलाका में जो लोग रहते हैं उन्हीं के पास मिलेगा, या फिर इस पॉइज़न का जहाँ से उत्पादन किया गया है वहीं से उसका इलाज किया जा सकता है। तो कैप्टन वहाँ पर अकेले ही उस घने जंगल में दिन के वक्त ही निकल गए और मियाओ कबीले के एक्सपर्ट्स के पास पहुँचे जो यहाँ पर इस तरीके के पॉइजनस पर काम किया करते थे। और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई, उनकी भी मदद की और उस दवा को लेकर आए। हालांकि उनको आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि जब वो इतने यहाँ तक पहुँचे उस वक्त तक मिस सेयू मारी जा चुकी थी, उनकी जान चली गई थी। और उस घटना के बाद हमारे टीम में सभी लोगों का जो बिहेवियर था वह पूरी तरह से बदल दिया गया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, यहाँ तक कि कैप्टन जो अब हमेशा खुशमिजाज किस्म के थे वह उनकी जो वह खुशमिजाज व्यवहार था वह ख़त्म हो गया। वह एकदम कोल्ड हार्टेड एंड क्रूर व्यक्ति बन गए। उन्होंने बिना किसी दया के बैटलफील्ड एरिया में लोगों को मारने की योजना बनाने लगे और उन्हें कई बेदर्दी तरीके से डिमोनिक कल्ट के ब्लड डिमन कल्ट के लोगों को मार डाला, कईयों लोगों को मारा, जिसकी वजह से उन्हें एक नया नाम दिया गया और उन्हें सेओल बजर्ग टेम्परेस्ट ड्रैगन के नाम से बुलाया जाने लगा। और उस वक्त मैं उस समय मार्शल आर्ट के फर्स्ट रेट के पीक लेवल तक पहुंच चुका था। और फिर हम अभी देखते हैं जहाँ पर इस व्यक्ति को लेकर भाग रहा है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि यह आदमी उन्हीं मतलब कि मियाँ कबीले वालों के लोगों में से है, शायद कैप्टन हो, ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं से मिले होंगे और वे दवाइयाँ ली होंगी जो ये लोग वहाँ पर बनाते हैं। हालांकि एक तरह से इनको एक आदिवासी ग्रुप के तरह से मान सकते हो जो जंगल के काफ़ी अंदर इलाके में रहते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं वे लोग यहाँ पर एक जगह पर रुकते हैं, उसे उतार दिया होता है और वो आदमी बता रहा होता है यहाँ से जो रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ से अब आगे सीधी सड़क नहीं है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ से सीधे सीधे होकर निकलना है जिसका बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आओ। फिर जिन कहता है कम से कम यहाँ रात में तारे तो चमक ही रहे हैं यार, थोड़ी रोशनी है। और फिर वह यहाँ से कहता है कि बी तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ पर स्वॉर्ड लीडर की तरह आंखें बंद कर कर चलने की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए। तो बी कहता है तुम्हें इस समय ट्रेनिंग करनी है, पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और बिजी हूँ, तुम्हें लगता है कि हमें यह चीज़ इस समय पर करनी चाहिए। फिर हम देखते हुए आदमी कह रहा था आओ आओ थोड़ा और करीब आओ, साथ साथ में चलते रहो, यह जगह है ना थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पर जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप रेंगते रहते हैं, इसलिए सामने सामने होकर चलो। तभी हम लोग देखते हैं इनके बिगल से एक तेज़ी से कुछ चीज़ गुजरती है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते, कहते ये क्या है। और हम देखते हैं स्नेक होता है जो बी को सीधे काटने वाला होता है, बट कैप्टन बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हुए इजीली तौर पर उस स्नेक के गर्दन को दबोच लेते हैं। और कैप्टन इसे देखते हुए कहते हैं ये तो 3 बॉडी सर्पेंट है ना। तो वहाँ पर उधर से सेयो कहती है कि वाट क्या यह बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन के ऊपर वह सांप छपटने की कोशिश कर रहा होता है, तो कैप्टन इसे दूर करते हुए कहता है मुझे लगता है शायद नहीं। तो हम देखते हुए आदमी बताता है अमेजिंग, क्या अद्भुत, क्या क्रियाकलाप दिखाया आपने, यह काम वह बूढ़ा आदमी के अलावा कोई नहीं कर सकता है हमारे यहाँ पे। वह बूढ़ा आदमी भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है और चीज़ों को तुरंत ही मतलब कि संभाल लेता है अपने अंडर में। और फिर वह आगे की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए बताता है कि यहाँ पर जो है ना आगे पूरी तरह से पॉइजनस फॉरेस्ट है और यहाँ पे जो अदर पॉइजनस एनिमल्स जो हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि यहाँ पर बड़े बड़े वर्म्स हैं और बड़ा बड़ा गड्ढे वाला दलदल है। मियाओ कबीले के लोग यहीं से होकर जाकर अंदर की ओर रहते हैं, इसके और अंदर की एरिया। और आगे का जंगल बहुत ही ज़्यादा विषैला है और विषैले जानवर यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। तो जिन अपने मन में कहता है कि निस्संदेह बिना किसी शक के ये इतने खतरनाक वातावरण में इसलिए रहते हैं क्योंकि जब यहाँ पर डिमोनिक ब्लड कलर के जो शैतान है वह यहाँ पर इन पर हमला करना शुरू किए तो इनको अपनी जान बचाने के लिए ऐसे जगह पर छिपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला। तो कैप्टन कहता है कि क्या इसका कोई कारण है कि आप लोग यहाँ पर इतने अधिक पॉइजनस जगह पर मौजूद रहते हैं, क्या यह सब कुछ उन डिमोनिक इंसानों की वजह से है। तो वह बताता है कि हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा था जो पॉइजन है ना वह उन राक्षसों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह उनसे नफरत करते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद हमें एक अजीब सा पॉइजन उलगता हुआ एक मॉन्स्टर भी दिखाई दिया था जिससे हमें
बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा था उस बूढ़े व्यक्ति ने। तो हम देखते हैं सुनकर कैप्टन और जिन दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और यहाँ पर ये लोग बढ़ते हुए अपने मन में कहते हैं कि वह बूढ़ा आदमी लगता है डेमोनिक मेंस के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, मुझे उससे मिलना ही चाहिए। और क्या ऐसा हो सकता है वह आदमी वो हो? शायद इसका कुछ अंदाज़ा भी लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कोई आदमी ऐसा जिसको जानते पहचानते हो। फिर यह गाँव वाला व्यक्ति बूढ़ता है और कहता है कि जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे ना तो हम हर्ब्स को वहाँ पर अपने साथ ले जाएंगे और उन सांप और कीड़ों से निपटने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर वे काट लेते हैं तो मुझे बताइएगा, हम उन हर्ब्स से उनका इलाज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, यह सुनकर योन कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें भी इन चीज़ों के बारे में सीखनी चाहिए। कैप्टन कहते हैं बिल्कुल सही, अगर हम बिना किसी तैयारी के यहाँ पर फिर कभी दोबारा आना चाहें तो बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से ही अवेयर रहना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, कभी भी घटनाएँ घटित हो सकती हैं। और कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमने केवल इतनी दूरी तय कर ली है, अब आगे पैदल जाकर हम उस जगह पर जल्दी पहुंच पाएंगे? यह जगह तो काफ़ी ज़्यादा ही जहरीली लग रही है। तभी हम देखते हैं इनके सामने से एक बड़ा सा मोटा सा सरपेंट गुजर रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग तो रुक चुके होते हैं। बी कहता है आखिरकार यह किस तरह की आवाज़ है? कैप्टन कहता है उफ, मैंने अभी यहाँ से एक बड़े से स्नेक को गुजरते हुए देखा और साथ ही मैं यहाँ से दूर से कुछ और चीज़ों को भी देख पा रहा हूँ। यहाँ दूर में बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमें घूर रहा है। हम देखते हैं सुनकर बी कहता है वाट, आखिरकार क्या बात कर रहे हैं आप? कैप्टन कहते हैं मुझे एक बड़ा सा खनखजूरा दिखाई दे रहा है जो एक इंसान जितना बड़ा है और हमें घूरे जा रहा है। यह सुनकर योन कहती है क्या इंसान के जितना बड़ा? यह तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। जिन उसे इमेजिन करते हुए कहता है कि ऑफकोर्स यह वही कनखजूरा होगा जो ऊंचाई तक उड़ सकता है, मतलब काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है, छलांग लगा सकता है, और वह भी अपनी पूंछ की बदौलत। बिल्कुल यह वही होगा। तो हम देखते हैं गाँव वाला व्यक्ति भी वही बताता है कि हाँ यह वही है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वह ज़मीन पर ही अपनी पूंछ को मारता है और अपने आप को ऊँची ऊँचाई तक उछालता है। वह काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वह इंसानों को भी पहचान सकता है और जब से मैंने उसे खाना देना स्टार्ट किया है तब से वह हम पर हमला नहीं करता है। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर जिन कहता है अपने मन में मुझे लगता है जो खनखजूरा इंसानों को पहचान सकता है वही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वह फिर उससे कहता है तो फिर यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ क्या है यार? तुमको वो खतरनाक नहीं लग रहा है? तो ये आदमी बताना चालू करता है और खुशी खुशी होकर उन मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर एक हाथ जितना बड़ा एक मधुमक्खी है जो यहाँ पर लोगों को काटता है और वह अपनी झुंड में रहता है। अगर उसका एक भी डंक पड़ जाए तो तुम सीधे मौत के घाट पर चले जाओगे और कभी देखना भी तुम उन्हें पसंद नहीं करोगे। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी स्पाइडर्स हैं जो इंसानों की खोपड़ी के जैसे दिखते हैं, उनका शक्ल इंसानों की खोपड़ी जैसी होती है, और कुछ दलदल में रहने वाले लाल बालों वाले आकृति वाले स्नेक भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना है, इतने खतरनाक यहाँ पर 20 जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर वह लोग अपने मन में इमेजिन करने लगते हैं उन्हें कि कितने भयानक हो सकते हैं और कहते हैं क्या एम्परर लेवल का ततैया, यहाँ पर मानव के जैसे दिखने वाले मकड़ी, आखिरकार रेड ब्लड सरपेंट, ये किस तरीके की चीज़ है यार? अजीबोगरीब, ये इतने खतरनाक है। आखिरकार ये जगह है या फिर जहन्नुम है? और हम देखते हैं यहाँ पर बी कहता है आखिरकार ये किस तरीके का प्लेस है यार? क्या यहाँ पर कोई ड्रैगन वगैरह भी है क्या? तो वह कहता है क्या ड्रैगन? नहीं, मैंने इसके बारे में तो नहीं सुना इस तरीके की चीज़ें। तो ये सुनकर वह कहता है चलो थैंक गॉड, कम से कम राहत मिली, ऐसी भी कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं है। फिर वे लोग कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर और क्या क्या खतरा है, हमें पूरी चीज़ बताओ। तो वह बताता है यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर भी है जो घने जंगल के अंदर रहता है और वह बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। वह लगातार पॉइजन को खा खा कर अपने दांत पंजे सब कुछ पॉइजनस कर चुका है और वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अगर वह हमें मिल जाता है तो बहुत बेकार होगा, वह लंबी लंबी छलांगे लगाकर दूर से ही हमला कर सकता है। तो हम देखते हैं सुनकर कैप्टन कहता है वाह यह तो काफ़ी दिलचस्प है, हमें मिल जाए तो ट्रेनिंग के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। और हम देखते हैं इनकी कहने की देरी थी कि इनके सामने वही ब्लैक पैंथर आ जाता है। ये देखकर ये खामोश हो जाते हैं और वह ब्लैक पैंथर इन्हीं की ओर देखकर घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस गाँव वाले व्यक्ति को जो उन्हें कहता है कि यहीं रुक जाओ, बिल्कुल भी हिलना मत। आमतौर पर यह जहरीले पॉइजनस जंगल के अंदर में रहता है, लेकिन वह यहाँ पर स्टिल यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया? और हम देखते हैं वह उसकी ओर मीट के एक टुकड़े को फेंकता है। वह उस मीट के टुकड़े को सूंघता है, फिर सामने की ओर घूर कर देखता है अपनी चमकीली हुई आंखों के साथ और अपने पंजे से उस मीट को दबा देता है और आगे इनकी ओर बढ़ने लगता है। और तभी वह गाँव वाला कहता है 1 मिनट, ऐसा लगता है कि इसे कुछ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट खुशबूदार खुशबू मिल रहा है जिसकी वजह से ये आगे की ओर इस तरीके से बढ़े जा रहा है। तभी यहाँ पर जिन अपने मन में कहता है क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हमने यहाँ पर इस गांव वाले व्यक्ति की तरह अपने बॉडी पर जड़ी बूटियाँ नहीं रगड़ी हैं जिसकी वजह से इसे हमारी खुशबू आ रही होगी। तो बी कहता है कि काश जिन तुम्हारा यहाँ पर वजन कम ना हुआ होता। थे सुनकर जिन कहता है अबे तो क्या तू मेरे को यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था क्या? तो वह कहता है हाँ तू जल्दी समझ गया मेरी बातों को। और ये लोग अपनी तलवार पकड़ लेते हैं। जिन कहता है कि चिंता मत कर, मैं यहाँ भागने में अब तुझसे भी ज़्यादा तेज़ हूँ, आसानी से तुझे यहाँ पर चारे के लिए छोड़ सकता हूँ। और हम देखते हुए लोग कहते हैं वो आ रहा है। हम देखते हैं वो पैंथर जो होता है तेज़ी से इनकी ओर बढ़ता है और उसे
अपनी ओर जंप लगाते हुए देख कैप्टन तुरंत ही उसके ऊपर ही जंप लगा देता है और उसे धर कर एक जोरदार घूंसा मारता है। तो वह भी अपने पंजे से इसे मारने की कोशिश करता है, बट हमारा कैप्टन बिना रुके दे दनादन पंचेज मारते हुए साइड हो जाता है। और कैप्टन को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर यहाँ पर बी कहता है, मेरी आंखें आखिरकार ये क्या गलत देख रही हैं, आखिरकार ये कैसे उनसे इस तरीके से लगातार लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह पैंथर बिना रुके यहाँ पर अपने बड़े से पंजे से मारने की कोशिश करता है। तो कैप्टन भी अपने किक के द्वारा उसके पंजे को रोकते हैं और उसके पंजे चमकते हैं जो पॉइजनस है। और हम देखते हैं वह फिर जो पैंथर होता है वह दूसरे पंजे से इस पर हमला करता है, तो इसके पैर पर यहाँ पर एक कट लगने वाला होता है, बट यहाँ कैप्टन किसी तरीके से बचते हैं और फिर उसे घूर कर देखते हैं। तो वह पैंथर भी इनकी ओर घूर कर देखता है, दोनों ही जमीन पर लैंड करते हैं। और तभी हम देखते हैं इन दोनों को इस तरीके से बराबर की टक्कर देते हुए देख जिन और योन एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं हमें मदद करनी चाहिए। और कैप्टन आगे की ओर बढ़ते हैं उस पैंथर को मारने के लिए और उस पर लगातार पंचेज बरसाए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जिन को जो आसमान में छलांग लगा चुका होता है एक ओर से, और दूसरी ओर से योन भी, जो कि इस पैंथर को पीछे से हमला करके मारने वाले होते हैं। और जैसे ही अपने तलवार से उस पैंथर को काट पाते हैं, पैंथर इसे सेंस कर लेता है और तेजी के साथ अपनी बैक किक के साथ इन पर हमला करता है और अपने दोनों किक के साथ इन दोनों को पीछे की ओर खदेड़ देता है। ये दोनों ही अनबैलेंस होते हुए नीचे की ओर गिरने लगते हैं और जिन कहता है संभालो खुद को। और इसी सीन के साथ हमारे इस स्टोरी की अभी तक के लेटेस्ट चैप्टर की एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और आगे के अब जो एपिसोड आएंगे वो वीकली में एक आएंगे जो कि 10 मिनट्स का बनेगा। तो तुम लोग बताओ कि आगे इनको एक साथ जमा होकर एक लॉन्ग एपिसोड दूं या फिर वीकली जो 10 मिनट्स के आएंगे उनको ही अपलोड करते जाऊं। तो अपना अपना राय अपना अपने कमेंट बॉक्स में दे देना। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट।